हेलो। हम आज एससी दुबे का कंट्रीब्यूशन योगदान करेंगे। समाचरण दुबे ये बीए, एमए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में इंक्लूडिंग यूजीसी, नेट और आईएएस पीसीएस सब में काम आएगा। समाचरण दुबे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और सोशियोलॉजिस्ट भी थे। दोनों विभाग में उनका दखल था 1922 से 1996। और वैसे वो एमए पॉलिटिकल साइंस किए थे नागपुर यूनिवर्सिटी से। फिर एक कमार जनजाति है, छत्तीसगढ़ के कमार जनजाति, तब तो मध्य प्रदेश में था, वहाँ पर उन्होंने पीएचडी किया। और एक पुस्तक द कमार, ये 1951 में लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। और उस ज़माने में 1948 और 49 में वे लखनऊ यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में 2 साल के लिए कार्यरत थे, जहाँ पर उस ज़माने में डीएन मजुमदार साहब ने उनको एंथ्रोपोलॉजी में, मानव शास्त्र में जनजातीय अध्ययन के लेक्चर्स दिए थे, तो वो वहाँ भी क्लासेस लेते थे। उस ज़माने में मजुमदार साहब ने एक एथनोग्राफिक और फोक कल्चर सोसाइटी किया था, जिसमें जो लोक संग्रहालय होता था और उसके लिए रिसर्च शोध कार्य होता था। ये 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था और 1947 में मजुमदार साहब ने एक ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट करके एक शोध पत्रिका निकाला था, जो अभी भी चल रहा है। तब मजुमदार साहब एडिटर थे, आजकल इत्तेफाक से मैं एडिटर हूँ उसका। दुबे साहब उसमें असिस्टेंट एडिटर थे और सोसाइटी में भी वो असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। उस ज़माने में ये कमार वाला मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने लिखा था, फिर वो छपा था 1951 में। फिर 50 साल बाद जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने काफ़ी अच्छे मोनोग्राफ एकल अध्ययन को जब रिप्रिंट करने का, पुनः मुद्रित करने का सोचा, उसमें कमार को भी शामिल किया। ये है वो पुस्तक। और ये जो नया प्रकाशन है, मतलब नॉट प्रकाशन एग्जैक्टली, पुनर्मुद्रण, इसमें नंदिनी सुंदर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर है, उन्होंने इसमें एक नया इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। और मेन आइडिया दुबे साहब का जो भी रहा है, मेजर काम तो कमार रहा है और एक रनखंडी का विलेज रहा है। रनखंडी उत्तर प्रदेश का एक विकास खंड है। देन समीरपेट रहा है, हैदराबाद के पास जो गांव है। और इस समय ये जो समीरपेट हो या रनखंडी हो, रनखंडी में तो चेंज शामिल था, और आपका जो कमार हो, इन सब में उन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच का प्रयोग किया। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम आप लोग जानते हैं, ये मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से उन्होंने अपनाया। मेनली राटक्लिफ ब्राउन, मालिनोस्की और रेमंड फर्थ, इन सब का आइडिया लिया। क्या आइडिया है इसमें कि हर समाज की एक संरचना होती है। समाज और संस्कृति ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है, ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। और फंक्शनल थ्योरी क्या है, जो कुछ भी संस्कृति में है या समाज में है, ये सब किसी न किसी दृष्टिकोण से फंक्शनल है, यानी कि प्रकारात्मक है। और वो अपने अपने क्रियाओं के माध्यम से, ये सारे पार्ट अपने क्रियाओं के माध्यम से अपने आप को चलाते हैं और समाज संस्कृति को भी चलाते रहते हैं, कंटिन्यूटी। और स्ट्रक्चर में क्या है, समाज एक बूट पटांग चीज़ नहीं है, समाज एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ है, संरचित है, संगठित है, ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे। इतना खराब नहीं है समाज। समाज हमेशा एक संगठित होता है, कहीं कहीं खराब होता है, उसको डिसइंटीग्रेशन हम कहते हैं, विघटन कहते हैं। और विघटन होता है तो सामाजिक नियंत्रण में होता है, तो सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से विघटन वापस आ जाता है और विघटन से वापस आ जाता है समाज। तो एक संरचित होता है, संगठित होता है, कई पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट्स इंटरडिपेंडेंट, इंटर कनेक्टेड है, यानी कि अंतर संबंधित, अंतर निर्भरित है। एक पार्ट में परिवर्तन दूसरे पार्ट में परिवर्तन ला सकता है, लाता है। एक अंग में परिवर्तन दूसरे अंगों में भी परिवर्तन लाता है। इस प्रकार समाज का एक संरचना है। हर पार्ट अपने क्रियाओं के माध्यम से उस संरचना को चलाता है।
इसमें राडक्लिफ ब्राउन, और इसमें सामाजिक संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी जैसे रेमंड फोर्ड का आइडिया है, कभी लोग सोचते हैं कि समाज का संरचना एक आदर्श है, उसको वो बदलना नहीं चाहते हैं। तो अगर नहीं बदलना चाहते हैं, हर वक्त वो एलिमेंट, वो तथ्य मिलता नहीं है आदर्श वाली, तो क्या करेंगे कि कुछ चॉइस है, अल्टरनेटिव यानी विकल्पों का प्रयोग करते हैं। उस विकल्पों का प्रयोग करने के द्वारा संरचना नहीं बदलता है, उस संरचना के प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं है, संरचना के जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से है, इसलिए इनको विकल्प कहा जाता है। इस प्रकार ये सारा जो आइडिया है, इसमें कोई रेडिकल चेंज नहीं है, टोटल आमूलचूल परिवर्तन नहीं है। इसको हम लोग कंटिन्यूटी एंड चेंज कहते हैं, जिसके लिए इंडियन सोसाइटी फेमस है। कंटिन्यूटी एंड चेंज में ज़्यादातर क्या होता है, कंटिन्यूटी को ज़्यादा जोर दिया जाता है, चेंज को रेजिस्टेंस होता है, विरोध करते हैं, लेकिन चेंज थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो इस प्रकार दुबे साहब ने, श्यामाचरण दुबे बड़े पॉपुलर रहे उस जमाने में, अच्छा अंग्रेजी और अच्छा हिंदी दोनों में था उनका। और मुख्य पुस्तक अगर सोचेंगे 1955 में आया इंडियन विलेज, ये समीर पेट के ऊपर आधारित है, और 1955 तो बड़ा फेमस रहा है उस जमाने में। इंडियाज विलेजेस मेक हिम मैरिड, सॉरी विलेज इंडिया मेक हिम मैरिड, इंडियाज विलेजेस श्रीनिवासा, और इनका इंडियन विलेज, तीनों है। इंडियन विलेज एक मोनोग्राफ है, एकल अध्ययन है, बाकी दोनों किताबें जो तो एडिटेड थे, इसलिए ये इंडियन विलेज तो इतना पॉपुलर हुआ। ऐसा समग्रता के ऊपर आधारित कोई गांव का अध्ययन पहली बार आया, बल्कि पूरे विश्व में तो ऐसा गांव के ऊपर आधारित अध्ययन पहली बार आया लगभग। ये 100 से ज़्यादा बार पुनः मुद्रण इसका हो चुका है। इसका हिंदी अनुवाद योगेश अटुल साहब ने 1972 में किया था, योगेश अटुल साहब ने, तो भारतीय ग्राम, ओके। उनका तो ये पहला किताब है इंडियन विलेज, और दूसरा किताब है इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। ये रणखंडी ब्लॉक उत्तर प्रदेश का विकास खंड का जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में, उसका मूल्यांकन के ऊपर आधारित पुस्तक है। ये एक्चुअली कॉलोनियल प्रोजेक्ट, कॉलोनियल यूनिवर्सिटी का मॉरिस ऑपलर साहब आए थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ जोड़े थे, मजुमदार साहब भी इसमें जोड़े थे, तो दुबे साहब ने मेजर प्रोजेक्ट का इंचार्ज थे, तो उन्होंने इसके ऊपर आधारित एक पुस्तक निकाला, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस 1958। इसके अलावा उन्होंने कई पुस्तकें लिखे, करीब 15 पुस्तक लिखे, और 200 से ज़्यादा उनका शोध पत्र है। और उनमें से प्रमुख पुस्तकें अगर हम देखेंगे तो ये जो 1988 में आया था, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ए सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आया था, इंडिया में विस्तार पब्लिकेशन से आया था, 6 लैंग्वेज में इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रकाशित हुआ था, काफ़ी पॉपुलर बुक है। इसके अलावा टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट डिकेड ही रोट मेनी बुक्स, एडिटेड मेनी बुक्स, कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स लोग के एडिट किया है किताबें, जिसमें ट्रेडिशन एंड चेंज इंपॉर्टेंट है, ये आया था 1993 में। अंडरस्टैंडिंग केस 1992 में आया था। फिर एक पुस्तक बड़ा पॉपुलर है, सबको पढ़ना चाहिए, जो IAS दे रहे हैं, जो PCS दे रहे हैं, MA BA सबको, लेमैन को ही पढ़ना चाहिए, वो है इंडियन सोसाइटी, जिसमें 6 चैप्टर है, हिंदी में भी आया है, भारतीय समाज, NBT नेशनल बुक ट्रस्ट में पब्लिश किया है 1990 का, बहुत पुनः मुद्रित हुआ है ये, तो प्लीज़ रीड दिस बुक, इसको पढ़ें आप लोग सब। ये हो गया उनका। और एक पॉइंट यहाँ है, उनका कंट्रीब्यूशन के लिए, योगदान के लिए उनको ज्ञानपीठ फाउंडेशन से मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था, विच इज़ गिवन फॉर लिटरेचर। ही इज़ द ओनली सोशल साइंटिस्ट हु हैज़ गॉट दिस मूर्ति देवी पुरस्कार। अब बड़ा मैं आई एम वेरी लकी, मतलब मैं लकी हूँ, मैं उनके साथ मेरा पर्सनल संबंध रहा। मेरे जो किताब है एक मायपिक डेवलपमेंट, ये ट्राइबल डेवलपमेंट के ऊपर आधारित है, उसमें उन्होंने फॉरवर्ड लिखा है, बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग मोटिवेटिंग फॉरवर्ड लिखा है। उनके शेष जो 10-12 साल थे, मैं काफ़ी उनका करीब रहा, काफ़ी लोग करीब रहे हैं, मैंने उनमें से काफ़ी उनसे सीखा, मैं भारी मात्रा में प्रभावित हूँ, मैं तो फ़ैन हूँ दुबे साहब का। एनीवे, तो आप शुरू करते हैं कमार का जो पुस्तक दिखाया था मैंने आपको, इसमें उनके जितने भी चैप्टर्स हैं, ये पूरा एक स्ट्रक्चर फंक्शनल का एक रूप है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है कि जनजाति के बारे में लिखते हैं। दूसरा चैप्टर इकोनॉमिक लाइफ लिखते हैं, आर्थिक जीवन क्या है।
यानी कमार जनजाति का अर्थव्यवस्था किसके ऊपर आधारित है, उसमें कंजम्पशन पैटर्न भी लिखा है, एक्सपेंडिचर पैटर्न भी लिखा है। उस जमाने में कोई मॉनेटरी इकोनॉमी भी नहीं होता था, कैसे उनका आपस में लेन देन होता था, दूसरे जनजातियों के साथ अंतःक्रियाएं कैसे होता था, ये सब उसमें लिखा है, वर्णन किया गया है। दूसरा है सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना, जिसमें क्या होता है सामाजिक संरचना। आमतौर पे देखा जाए वैसे तो सामाजिक संरचना में हर कुछ होना चाहिए, लेकिन अलग से सामाजिक संरचना का चैप्टर होगा, क्या होना चाहिए। परिवार, नातेदारी, मेन परिवार, नातेदारी, और अगर कोई स्तरीकरण की व्यवस्था है जो कि कमार में नहीं है, और विवाह के बारे में ये सब चीज़ें लिखा जाता है। ये उन्होंने वर्णन किया है कमार जनजाति। तीसरे चैप्टर में उन्होंने फेजेस ऑफ लाइफ लिखा है। फेजेस ऑफ लाइफ में क्या है, ये तो चौथा चैप्टर है, सॉरी। फेजेस ऑफ लाइफ में क्या है, लाइफ साइकिल रिचुअल, जीवन चक्र पद्धति क्या होता है। जन्म के बाद प्यूबर्टी ओब्लिक इनिशिएशन, उपनयन, फिर मैरिज यानी कि विवाह, और फिर डेथ यानी कि मृत्यु, संस्कार। हर एक में कुछ ना कुछ संस्कार होता है। इसका फंक्शनल चीज़ें मान लो उसके सामने समझाया क्या फंक्शन है इसमें। ये जो कॉन्सेप्ट है लाइफ साइकिल रिचुअल, राइट द पासाज, ये वैन गैनेक का कॉन्सेप्ट है। फिर पांचवा में ट्राइबल लॉ एंड इट्स ब्रीचेस, जनजातीय कानून के बारे में डिटेल जानकारी उन्होंने दिया है। छठा में मिथ एंड रिचुअल, मिथक एवं कर्मकांड जो उनमें होता है। सातवां में कल्चर कॉन्टैक्ट, क्या कैसे वो दूसरे संस्कृति के साथ कमार संबंध में आए, उसका क्या नतीजा हुआ। आठवां में प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल एडजस्टमेंट, तो उसमें उन्होंने कैसे ये लोग दूसरे ट्राइब से एडजस्ट करते रहे इसके बारे में उन्होंने कहा। तो इस प्रकार ये एक बड़ा होलिस्टिक पुस्तक है। और फिर दूसरा पुस्तक उनका है इंडियन विलेज, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये उन्होंने 55 में किया, 52-53 में फील्ड अध्ययन किया जब वो वहाँ पर थे ओस्मानिया में। फिर वहाँ से वो सागर आए, सागर यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी एस्टेब्लिश किया। सागर से वो गए वहाँ यूएन गए, फिर जम्मू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बने। काफ़ी मतलब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों काफ़ी उनका भव्य रहा। वहाँ पर उन्होंने ये एक शमीरपेट 7 किलोमीटर दूर हैदराबाद में, तब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नहीं था, बाद में आ गया। ये एक मल्टी कास्ट मल्टी रिलीजन विलेज है। इसमें मुस्लिम्स भी है, हिंदू भी है, और तेलुगु स्पीकर्स हैं, उर्दू स्पीकर्स भी है। उस ज़माने में इसमें 508 मकान होता था, हाउस होल्ड, घर गृहस्थी, जिसमें से 1437 हिंदू अपर कास्ट के थे लोग, और 680 जो SC ST होते थे उनके लोग थे। मुसलमान लोग 340 थे। तो टोटल तेलुगु स्पीकर 2008 करीब थे, और उर्दू स्पीकर भी थे जो तेलुगु जानते थे 340 करीब थे। जातियाँ तो बहुत थे, इन्होंने 3 हिस्से में डिवाइड किया। एक द्विज जातियाँ जिसमें ब्राह्मण और कोमटी आते थे, फिर व्यापार या किसान और वर्कर जातियाँ जिसमें कई जातियाँ आते थे, कप्पू रेड्डी, कुमार, कप्पू मुत्रासी, गोला आदि। देन इसके अलावा एक जो SC ST थे उसमें माला और मादिगा दोनों आते थे। 3 चीज़ें इनका महत्वपूर्ण था, देशमुख, पंचायत और गनाडी। ये सब जो धार्मिक पूजा वगैरह होता था उसका आयोजन करते थे, और ये लॉ एंड जस्टिस को भी ध्यान में रखते थे। मेनली देशमुख, पटवारी, थानेदार और हेड कांस्टेबल इम्पोर्टेंट होते थे इसको चलाने के लिए। ये पंचायत का बड़ा काम था कि छोटे मोटे झगड़े को निपटाना, और ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल्स, त्योहारों को ऑर्गेनाइज करना, ये सब करते थे। फिर इसमें कई सर्विस जातियाँ थे, और उन सर्विस जातियों में अलग अलग थे, साकाली, मंगाली, बागाड़ी, वडला, अंसुला आदि ये सब थे। और हिंदुओं के देवी देवता बड़ा पॉपुलर होते थे, जैसे पोचामा, बालाम्मा, महाकालाम्मा, दुर्गाम्मा आदि। और मुसलमानों के जो त्यौहार नेशनल लेवल पे आता है वही सब है, ईद उल फितर, ईद उल जोहा और मुहर्रम, और वो जो शब बारात और ये रमज़ान आदि। इस प्रकार बड़ा इम्पोर्टेंट था। विलेज फेस्टिवल भी बहुत करते थे। ये टोटल एक स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच का एक रूप है। आप पढ़े भारतीय ग्राम तो आपको मज़ा आएगा उसमें, और ये मैंने एक ब्रीफली आपको देने की कोशिश किया। पार्ट 2 में हम करेंगे उनका जनरलाइजेशन, सामान्यकरण, विलेज इंडिया के बारे में, परंपरा के बारे में, विकास के बारे में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।